हेलो, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते एवरीबडी। जैसा कि मैंने कल कहा था आपसे कि अब हमारी ये कोशिश होगी कि आपसे रोज़ाना बात की जाए। आज जिस मुद्दे पे बात करनी है वो मुद्दा है जिसको जनता का रिपोर्टर ने 2017 में 2017 में हमने ये ब्रेक किया था। ये एक्सक्लूसिव 3 पार्ट्स में हमने ये स्टोरी ब्रेक की थी। वो थी रफ़ाल स्कैम की। आपको पता है कि रफ़ाल स्कैम में क्या हुआ? तमाम सबूत थे, सरकार के खिलाफ तमाम सबूत थे, किस तरह से तमाम रूल्स को तोड़ा गया था, किस तरह से करप्शन हुए थे बड़े लेवल पे, और टैक्स पेयर्स को, जो इंडियन टैक्स पेयर्स हैं, उनको हज़ारों करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया था। इसके बावजूद रफ़ाल डील को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी थी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के उस जमाने के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो रंजन गोगोई थे। ये उनका आखिरी फैसला था कि सरकार को रफ़ाल स्कैम में क्लीन चिट देना उनका आखिरी फैसला था। उसके बाद ही वो रिटायर हो गए थे और रिटायरमेंट के फौरन बाद वो राज्यसभा के मेंबर बन गए थे। अब आप कहेंगे कि ये मुद्दा तो बार बार जब आप इस मुद्दे को उठा करके सरकार को घेरते हैं तो जो सरकार के जो 2 रुपए के जो ट्रोल होते हैं वो आपको ये कहते हैं कि जो बीजेपी के जो आईटी सेल के 2 रुपए के ट्रोल होते हैं वो कहते हैं कि अरे सुप्रीम कोर्ट ने हमें ग्रीन चिट दे दिया था। अब आज जो पता चला है उससे बहुत बड़ा सवाल न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के उस जमाने के चीफ जस्टिस पे उठता है, बल्कि अब से लेकर के जब तक कि ये लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं आ जाता है, इंडिया की अपोजिशन पार्टी के लिए इससे बड़ा मुद्दा कुछ होना ही नहीं चाहिए। और मैं क्यों बता रहा हूं ये मैं आपको भी बता रहा हूं कि फ्रांस की एक इन्वेस्टिगेटिव पोर्टल है mediapart.fr, बहुत ही बड़ी, बहुत ही रिनाउंड वेबसाइट है ये। इसके पहले भी इसने एक्सपोजे किया है रफ़ाल पे। उस वक्त में जब इंडिया में इस चीज को बिल्कुल दबा दिया गया, खत्म कर दिया गया, कहा गया कि रफ़ाल में कोई गलत काम हुआ ही नहीं है, हिंदुस्तानी सरकार ने कोई ओवर प्राइसिंग की ही नहीं। और मैं बताऊंगा कि ओवर प्राइसिंग क्या सबको पता है, लेकिन मैं दोबारा से रिकैप करूंगा। उस वक्त में mediapart.fr जो वेबसाइट है उसने आज ये डॉक्यूमेंट दे दिया है कि किस तरह से 65 करोड़ रुपीस मिडलमैन एक होते थे सुषेन गुप्ता, जो सरकार के बड़े करीबी माने जाते हैं। इसके पहले भी ईडी में उनके खिलाफ केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, और जग्गी जो एक फ्रॉड, एक गॉडमैन है, उसके साथ भी काफी करीबी उनके ताल्लुकात माने जाते हैं। उसको 65 करोड़ डसॉ एविएशन जो रफ़ाल बनाती है, फ्रांस की जो कंपनी है, उसने उसको 65 करोड़ रुपए दिए थे। अब कि 65 करोड़ रुपए दिया गया था कि ताकि इन चीजों को, ये जो डील है, जो 36 रफ़ाल जेट्स की जो डील है, वो उसको सिक्योर किया जा सके। अब आप ये कहेंगे कि अच्छा ये तो अब आया है, पहले सुप्रीम कोर्ट के पास तो ये नहीं थी। यही सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि फ्रेंच mediapart.fr जो फ्रेंच वेबसाइट है उसने ये कहा कि ये डॉक्यूमेंट जो मॉरिशस के और बहुत सारी ऑफशोर कंपनी के जरिए जो पेमेंट किया गया था, ये डॉक्यूमेंट सीबीआई के पास, इंडिया की जो फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, सीबीआई के पास और ईडी के पास, जो फाइनेंशियल फ्रॉड को जो प्रोब करती है, इन दोनों के पास अक्टूबर 2018 से मौजूद है। अक्टूबर 2018 से उनके पास ये दलील, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद हैं। और आज ये नवंबर 2021 है और अब तक इस पे कुछ कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि हुआ ये, इससे बड़ी भी चौंकाने वाली बात अब आप देख लीजिए कि 2018 में आपको याद होगा कि बहुत ही आनन फानन में एक सीबीआई के डायरेक्टर होते थे। उस जमाने में सीबीआई के एक डायरेक्टर होते थे, आलोक वर्मा नाम था उनका। आपको याद होगा कि आलोक वर्मा को मिडनाइट कू के जरिए उनको उनके पोस्ट से रिमूव कर दिया गया था। उनको ऐसे वक्त में उनको वहां से हटाया गया था जब उन्होंने ये इशारा दे दिया था कि वो इस पे एफआईआर लॉन्च करने वाले हैं। अक्टूबर में उनके पास दलील थी, नवंबर में उन्होंने ये कहा कि हम इस पे एफआईआर करने वाले हैं। तो मिडनाइट को कभी ऐसा नहीं हुआ कि सीबीआई के दफ्तर पे छापा पड़ा, और कौन मार रहे हैं? सीबीआई वाले मार रहे हैं, और उनको वहां से रिमूव किया गया। बेचारा आज भी दर बदर की ठोकरें खा रहा है। पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन उनकी पूरी बंद कर दी गई।
और यही नहीं हुआ, जैसे ही इनके पास आती है डॉक्यूमेंट्स, उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर न सिर्फ इनको हटाया गया है, बल्कि 23 अक्टूबर 2018 को एक नोटिफिकेशन जारी होता है, और एक नहीं 4, 5, 5, 6 नोटिफिकेशन जारी होता है कि इनके जो टीम के जो 10-12 सीनियर ऑफिसर्स थे उनको इमीडिएटली हटाया जाता है, इमीडिएटली। और कहा जाता है कि किसी का नागपुर ट्रांसफर कर दिया गया, किसी का इंदौर ट्रांसफर कर दिया गया, और सोचिए कि उनको कहा गया कि आपका ट्रांसफर इमीडिएट इफेक्ट से हो रहा है। वैसे ये हमारी वेबसाइट पे है, आप वहां पे जाकर के ये तमाम चीजों को देख सकते हैं कि ये तमाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर पास करके इनकी टीम के तमाम लोगों को शिफ्ट आउट कर दिया, ताकि इस पे कोई एफआईआर ना हो। अगर आलोक वर्मा नहीं कर पाएंगे तो इनके साथ साथ जो भी लोग हो, वो भी कोई अगर खतरा हो कि फ्यूचर में कोई एफआईआर अगर कर दे तो उनको भी वहां से रास्ते से हटा दिया गया। उसके बाद देखिए 1 साल के बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, मुद्दा बनता है 2019 के इलेक्शंस का, राहुल गांधी इसको उठाते हैं। हमने जो एक्सपोजे किया था उसको 2019 में जस्टिस रंजन गोगोई, उस ज़माने के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो रिटायरमेंट हो रहे होते हैं नवंबर में। रिटायरमेंट के सिर्फ कुछ दिन पहले ये अपना आखिरी जजमेंट ये देते हैं कि रफाल में कोई हेरा फेरी नहीं हुई थी, कोई हेरा फेरी नहीं हुई थी, उन्होंने कह दिया। तो अब ये सवाल उठता है कि अब जो ये डॉक्यूमेंट मौजूद आया है, या तो सीबीआई डिनाई कर दे कि हमारे पास नहीं है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स है कि सीबीआई के पास है। तो सीबीआई के पास जब 3 साल से ये डॉक्यूमेंट्स है, तो ये डॉक्यूमेंट्स मिलने के 1 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कैसे ये डिसाइड कर लिया कि इसमें कोई हेरा फेरी नहीं हुई है? क्या इस डॉक्यूमेंट्स को देखा गया? या फिर वो जो सील्ड एनवलप में उन्होंने मांगा था, ये भी पहली मर्तबा हुआ था, ये कल्चर बड़ा आम हुआ था जस्टिस गोगोई के जमाने में कि गवर्नमेंट से जो भी रिस्पांस लेना होता था सील्ड एनवलप में लेते थे। तो वो जो सील्ड एनवलप में गवर्नमेंट ने क्या दिया था, ये तो सवाल उठना चाहिए कि सील्ड एनवलप में वो रिस्पांस था या कुछ और थी, क्या चीजें थी जो कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई। तो अब ये कांग्रेस पता नहीं इस चीज को क्यों नहीं उठा रही है, ये कांग्रेस का काम है। लेकिन as a journalist, I think that now the Rafale scam should be revisited, and that should be the single biggest story for any opposition parties in India. इसमें 2-3 चीजें होनी चाहिए। एक तो ये कि इसको रिविजिट करके रीओपन किया जाए इन्वेस्टिगेशन को इन लाइट ऑफ द न्यू एविडेंस। नंबर 2, ये चीजें होनी चाहिए कि उस जमाने में सरकार ने सील्ड एनवलप में जस्टिस रंजन गोगोई को क्या दिया था। फिर यह कि आलोक वर्मा की जो रिमूवल थी, क्या उसको रीइंस्टेट करके बैक डेटेड उनकी जितनी भी बेनिफिट्स है उनको दी जाए, और जो भी कल्प्रिट है उसको सजा दी जाए। नंबर 3, जस्टिस रंजन गोगोई रिटायरमेंट के बाद जो राज्यसभा एमपी बने थे, क्यों ना उनको राज्यसभा के पोस्ट से हटाया जाए और उनको पार्टी बनाया जाए। ये जो करप्शन का मुद्दा है, उनको पार्टी बनाया जाए एज एन अक्यूज्ड कि वाज ही आल्सो इन्वॉल्व इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ स्कैम। इन तमाम चीजों को रिविजिट करके, और ये तमाम चीजें हम तो उठा ही रहे हैं, लेकिन अपोजिशन पार्टीज को उठानी चाहिए। पता नहीं, आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि इस पे कोई अपोजिशन पार्टी बहुत ही डिमोनेटाइजेशन एनिवर्सरी को लेकर के कांग्रेस पड़ी हुई है, जैसे कि बहुत बड़ा मुद्दा हो। इससे बड़ा मुद्दा हो ही नहीं सकता। ये 1-2 करोड़ का मामला नहीं है, यहां पे ये 1-2 करोड़ का मामला नहीं है, ये हजारों करोड़ रुपए का मामला है। ये मतलब एक फ्लाइट जिसकी कीमत पहले तय हुई थी, और डसॉ एविएशन ने तय कर लिया था मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट के जमाने में कि हम आपको 500 से 600 करोड़ रुपए में देंगे, वो 1600 से 1700 करोड़ में हासिल की गई मोदी सरकार ने। 1700 करोड़ पर, 1600 से 1700 करोड़ पर एयरक्राफ्ट, और 36 एयरक्राफ्ट की डील हुई। डसॉ एविएशन ने मनमोहन सिंह के जमाने में यह कहा था कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, मिसाल के तौर पे कि अगर 18-20 जो इंडिया को मिल जाएगा, उसके जो रेडी टू फ्लाई कंडीशन में, उसके बाद अगर इंडिया बनाना चाहे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो हैल है वो बनाएगी। ये टेक्नोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट डसॉ देने वाली थी। ये हमने तमाम चीजें एक्सपोज की थी। जो नई डील तय हुई है मोदी सरकार के जमाने में, उसमें वो भी नहीं है, फ्री ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी नहीं है उसमें शामिल। प्लस ये कि HAL हमारा होने वाला था, जो बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड उसकी पेडिग्री रही है। अब जो नए डील में अनिल अंबानी की एक नई कंपनी बन गई, डील साइन होने के कुछ ही दिन पहले एक नई कंपनी बन गई। अनिल अंबानी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है,
डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन उनकी कंपनी बन गई और वो उनकी कंपनी अब ये बनाएगी। तो ये छोटा मोटा करप्शन का मुद्दा नहीं, मुझे नहीं लगता कि इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में इससे बड़ा कोई करप्शन हुआ हो, इतने ब्रेजन तरीके से हुआ हो कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उस जमाने का वो आंखें बंद कर रहा हो। तो सवाल तो उठता है ना कि आपने आंखें क्यों बंद की थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, इंडिया में ये चीजें दबा दी गई हैं। 2 साल से फ्रांस में इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और फ्रांस की मीडिया इस चीज को उठा रही है और हर नए दिन एक नई एविडेंस लेकर के आ रही है। तो अब सवाल तो उठना चाहिए कि इंडिया में क्यों नहीं होनी चाहिए। इंडिया की ऑपोजिशन पार्टीज अगर सोती रही तो गॉड सेव देम, अपने आप को खुद इररेलेवेंट कर रही है ये इंडिया की ऑपोजिशन पार्टीज। इस पे तो लोगों को सड़कों पे आना चाहिए कि टैक्स पेयर्स का मनी, मतलब आप सोचें कि हम किस जमाने में रह रहे हैं। मतलब हजारों करोड़ों रुपए का करप्शन हुआ है यहां पे, और एक खुले आम करप्शन हुआ है और तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। आपने सीबीआई चीफ को हटा दिया, उनकी पूरी टीम को हटा दिया जब आपको यह डर लगा कि ये इन्वेस्टिगेट करेगी, और उसके बाद अब आप चीफ जस्टिस को भी आपने ये कर लिया, सील एनवलप में दे दिया, चीफ जस्टिस ने आपके फेवर में कर दिया, चीफ जस्टिस को आपने राज्यसभा का एमपी बना दिया। इससे बड़ा और कोई एविडेंस चाहिए आपको? ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है आज जो mediapart.fr ने जो किया है, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और इस पे इंडिया की ऑपोजिशन पार्टीज को यूनाइट होकर के एक बहुत ही कंसर्टेड तरीके से इस पे एक आंदोलन, एक मूवमेंट इस पे शुरू होना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि इलेक्शन आ रहा है इसकी वजह से हो रहा है। देखिए, इलेक्शन तो आते रहेंगे, इंडिया में सालों भर इलेक्शन होते रहते हैं, लेकिन ये करप्शन का छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। विनोद राय ने कुछ 2G का मामला कर दिया था, कोल स्कैम का अपने इसमें ऑडिट रिपोर्ट में कर दिया था, जो बाद में उनको माफी भी मांगनी पड़ी। अभी अभी उन्होंने माफी भी मांगी है संजय निरुपम से, और बाद में ये कोई साबित भी नहीं हुआ, उस पर तो सरकार गिर गई और कितने लोगों की पॉलिटिकल करियर बन गया। अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों की, अन्ना हजारे के मूवमेंट के जरिए करियर भी उन्होंने बना लिया। और आज ये तमाम चीजें आपके इन योर फेस, तमाम चीजें आपके पास हैं और लोग अपोजिशन पार्टीज बिल्कुल सोई हुई है, वो ट्विटर पे दूसरा ही गेम कोई खेल रहे हैं। फिर आप यही अपोजिशन पार्टीज कहती है, कांग्रेस कहती है कि हम इररेलेवेंट क्यों होते जा रहे हैं। आप देख लीजिए ना, इतना बड़ा मुद्दा कल रात से मौजूद है पब्लिक डोमेन में। कांग्रेस पार्टी डीमोनेटाइजेशन की एनिवर्सरी मना रही है। ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। डीमोनेटाइजेशन किसके लिए मुद्दा है ग्राउंड में? डिमोनेटाइजेशन मुद्दा होता तो ये उत्तर प्रदेश में कुछ महीने के बाद इलेक्शन हुए थे 2017 में, 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, 17 में इलेक्शन हुए, 300 प्लस सीट लेकर के बीजेपी आ गई। मुद्दा नहीं है उनके लिए ना। अगर मुद्दा ही आपको बनाना है तो महंगाई बनाइए, वो इन्फ्लेशन बनाइए और तमाम चीजें, बेरोजगारी बनाइए, हेल्थ का इश्यू बनाइए, उसको बनाइए ना, वो आप बनाते रहिएगा। लेकिन आज के दिन में इतनी बड़ी स्टोरी आपके सामने में मौजूद है, मतलब इससे बड़ा ब्रेजन मतलब मैंने इंडिया में नहीं देखा है किसी भी, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी क्या, फेल्ड स्टेट में भी इस तरह का नहीं होता है कि अगर आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होने वाला है तो आपने पुलिस चीफ को बदल दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट के जज को आपने राज्यसभा का एमपी बनाने का लालच दे दिया, आपने सीबीआई से बड़ी क्या चीज होगी, फेडरल प्रोब एजेंसी नाम है उसका, आपने उसको उसके चीफ को ओवरनाइट कू करके उसको आपने रिमूव करवा दिया। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है एंड आई थॉट कि यू गाइज नीड टू नो अबाउट इट, इफ यू वांट टू नो कि वो तमाम जो डिटेल जो मैंने आपको बताई है, जनता का रिपोर्टर पे आई है, वो तमाम चीजें वहां पे मौजूद हैं। तो ये जो मुद्दा है, इस पे आई थिंक कि अपोजिशन पार्टीज को बहुत ज्यादा इस पे सरकार को घेरने की जरूरत है। ये एक मुद्दा था जिस पे आपसे आज बात करनी थी। फिर दूसरे टॉपिक पे आपसे कुछ देर के बाद या बाद में फिर आपसे बात होती रहेगी। टिल देन, गॉड ब्लेस यू।